Hello everyone, how are you? Friends, the topic of today is very important. The Jammu and Kashmir Panchayati Raj Act 1989. दोस्तों ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करते हो तो ये टॉपिक बहुत ही कम आपको मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत एक कम्प्लेक्स टॉपिक है। द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 और ये एक लंबा टॉपिक भी है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पूरे अच्छे से हर एक पॉइंट जो इसके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं वो जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको 2-3 वीडियो हमारी लगेंगी इस टॉपिक के ऊपर, और 2-3 वीडियो में ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि ये टॉपिक जो है वो जेके एसएसबी के FAA एग्ज़ाम में भी लिस्टेड है, और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के सारे एग्ज़ाम में ये टॉपिक जो है वो सेपरेटली लिस्टेड होता है, द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। अब दोस्तों जब कोई भी टॉपिक जो है आपके सिलेबस में जब एक सेपरेटली मेंशन होता है, सपोज करिए जैसे कई बार क्या होता है कि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होते हैं, तो तब आपका रहता है कि एक एक क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है ये हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस में एक सेपरेट टॉपिक रहता है। तो जब भी कोई टॉपिक सेपरेट टॉपिक रहता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो लंबा टॉपिक भी है, तो इसीलिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप हम गारंटी करते हैं कि हम आपको इस टॉपिक के सारे पॉइंट जो हैं वो क्लियर करवा देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। तो दोस्तों पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट था क्या, क्या है। पहले इसके हम सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्या क्या इसके अंदर कितनी कितनी सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, वो हम सारा पहले करेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं 2018 में, क्या अमेंडमेंट हुई हैं 2020 जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारा आया 2019 में, उसमें क्या अमेंडमेंट हुई हैं। तो वो हम एक पहले बेसिक कवर करके फिर एक लास्ट में वीडियो में मैं आपको अमेंडमेंट्स भी सारी करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 वाला है, ये नॉर्मल पंचायती राज एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उससे थोड़ा अलग है, और इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी थोड़ी अलग है। तो दोस्तों इसकी अगर मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊं तो 1992 में 2 एक्ट आए थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के। एक था 73rd अमेंडमेंट एंड एक था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये दोनों जो अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये किसके बारे में थी? ये दोस्तों पंचायती राज एट रूरल लेवल एंड म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरियाज़ पे थी। ये दोनों अमेंडमेंट जो हैं इसके अंदर क्या हुआ था, पंचायती राज जो है वो एट रूरल लेवल पे डेवलप कराया गया था, और म्यूनिसिपैलिटी जो है वो अर्बन एरियाज़ में डेवलप कराई गई थी इस एक्ट के द्वारा। जो ये अमेंडमेंट हुई थी 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट इन 1992, लेकिन ये सेंटर की थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें लेकिन जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज एक्ट है वो इन अमेंडमेंट होने से पहले ही लागू हो गया था। ये 1989 से ही लागू हो गया था हमारा, और ये जो अमेंडमेंट हुई हैं जो सेंटर की थी वो 1992 में हुई थी। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। अब दोस्तों ये जो पंचायती राज है इसका मीनिंग क्या है, इसको एक्स्टेब्लिश करने का गवर्नमेंट का क्या मकसद है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका जो गवर्नमेंट का मकसद है इसमें होता क्या है, पंचायती राज से इससे पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन होती है। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोकल बॉडीज़ को। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो अपनी पावर्स कम कर देगी, अपनी पावर जो है वो लोकल बॉडीज़ को दे देगी, ताकि जो है बेनिफिट हो ग्रास रूट लेवल पे। यानी रूरल ग्रास रूट लेवल पे बेनिफिट होने का क्या मीनिंग है कि रूरल एरियाज़ में भी डेवलपमेंट हो, ताकि जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की बैकवर्ड एरियाज़ में, गाँव में, जहाँ पे रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं पहुँच रही हैं वहाँ पे भी पहुँचे। और इसके लिए ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट कराने के लिए जो है वो पंचायती राज जो है वो बनाया गया। ठीक है,
तो इसमें दोस्तों गवर्नमेंट के ये मकसद थे कि रूरल लोगों की भी, गांव के लोगों की भी डेवलपमेंट हो, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हों, सेंटर की जो स्कीम्स हों वो भी आम लोगों तक पहुंचे, ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट हो। इसी उद्देश्य से जो है ये पंचायती राज एक्ट जो है वो लागू किया गया है। तो इसमें दोस्तों लोकल यानी पंचायती राज एक्ट में होगा क्या कि लोकल प्रॉब्लम्स, जो आम लोगों के द्वारा जो प्रॉब्लम्स होंगी आम लोगों के गांव में, वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, हमारी पंचायत जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो दोस्तों इस ये जो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है इसके बारे में बता दूं तो इसमें टोटल चैप्टर जो है वो 14 है। हम हर एक वीडियो में 2 से 3 चैप्टर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे और उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी सेक्शंस हैं वो आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। तो टोटल चैप्टर इसमें 14 आएंगे, शेड्यूल इसमें जो है वो 6 आएंगे और सेक्शंस जो हैं इसमें 83 सेक्शंस आएंगी। तो ये आपको याद रखना है कि टोटल चैप्टर 14 है, शेड्यूल 6 हैं और सेक्शन 83 हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर 1 है, तो आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे तो आपको सामने दिख रहा है लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए जो पंचायती राज एक्ट का चैप्टर 1 है वो किसके बारे में डील करता है। तो आपको मतलब पॉइंट याद रखने हैं कि चैप्टर 1 जो है वो किसके बारे में डील करता है, प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मीनिंग होता है दोस्तों इसमें हम जो वर्ड्स, जो टर्म्स जो है, जो टर्मिनोलॉजी पंचायती राज एक्ट में यूज़ होगी उसको हम इस प्रीलिमिनरी चैप्टर में पढ़ लेंगे कि ब्लॉक क्या होता है, पंच क्या होता है, सरपंच क्या होता है, मजलिस क्या होते हैं, ये सब हम सारा जो है वो चैप्टर 1 में पढ़ लेंगे। और आपको याद रखना है कि चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी के बारे में डील करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एक्ट है ये जैसे जितनी इधर डेट दी गई है जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, तो ये 1989 को ही लागू हुआ था, यही इसकी डेट है। तो पहला हम प्रीलिमिनरी चैप्टर में पढ़ते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यानी इस चैप्टर प्रीलिमिनरी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसका टाइटल क्या है। टाइटल आपको मैंने बता दिया, ये कब स्टार्ट हुआ था, 1989 को ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, ये इसका टाइटल है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, पूरी जम्मू एंड कश्मीर पे ये लागू है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट अपॉइंट इन दिस बिहाफ, ठीक है। तो ये जो डेट है, यहाँ पे जो डेट दी गई है, इसी डेट को जो है ये एक्ट जो है वो लागू हो गया था। अब डेफिनेशंस पे आते हैं कि इस एक्ट में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है। पहले हम उस टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे, फिर हमें ये पंचायती राज एक्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन दिस एक्ट अनलेस कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर्स ब्लॉक। दोस्तों ब्लॉक का क्या मीनिंग होगा इस एक्ट में? ब्लॉक मीन्स एन एरिया कंप्राइजिंग सच कंटिन्यूस नंबर ऑफ हल्कास एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो गवर्नमेंट जो है किसी एरिया में कितने हल्कास जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी गवर्नमेंट, वो तो नंबर ऑफ हल्कास जो है वो एक बनाएंगे, ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया जाएगा कि इस ब्लॉक के अंदर कितने हल्कास जो हैं वो आने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ हल्कास जो है वो क्या बनाएंगे, एक ब्लॉक बनाएंगे। तो ब्लॉक समझ आ गया। फिर उसके बाद होगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक लेवल पे होगा, ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मीन्स ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अंडर सेक्शन 27 ऑफ दिस एक्ट के अंडर जो है वो बनाई जाएगी। और ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो होगी ये ब्लॉक लेवल पे होगी, ठीक है। ये होगी ब्लॉक लेवल पे। जैसे हल्का पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे होगी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो ब्लॉक लेवल पे होगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। तो आपको समझ आ गया, पहले विलेज लेवल पे पंचायत होगी, ठीक है। हल्का पंचायत विलेज लेवल पे होगी। ब्लॉक लेवल पे क्या होगा, ब्लॉक लेवल पे होगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट ब्लॉक लेवल होगी। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, बिल्डिंग इंक्लूड्स एनी शॉप, हट, ये सारा कुछ जो है वो इसमें इंक्लूड होगा। यानी इस एक्ट के अंदर अगर केस लिखा गया होगा तो केस का मीनिंग होगा, मीन्स ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस, ठीक है। किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग केस जो चल रहा होगा पंचायती अदालत में, उसी को हम इस एक्ट के अंदर केस बोलेंगे। चेयरमैन मीन्स चेयरमैन, इस एक्ट के अंदर अगर कहीं चेयरमैन लिखा गया होगा तो चेयरमैन का क्या मीनिंग होगा,
कि चेयरमैन ऑफ पंचायती अदालत हो सकता है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हो सकता है, द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हो सकता है। तो ये चेयरमैन का मीनिंग होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मीनिंग होगा? कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स ए वर्ड फॉर विच ए मेंबर इज टू बी आर हैज़ बिन इलेक्टेड, जिसके लिए एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे एमएलए। तो एमएलए जो इलेक्ट किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्ट किया जाता है। तो एक एरिया जो गवर्नमेंट और एरिया जो गवर्नमेंट मेंशन करेगी उसके लिए, जिसके लिए एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो मेंबर कौन होता है? एमएलए होता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड मीन्स ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। आपको दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो ब्लॉक लेवल पे होता है या विलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ब्लॉक लेवल पे क्या होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट ब्लॉक लेवल होगी। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इलेक्शन अथॉरिटी, इलेक्शन अथॉरिटी मीन्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो इलेक्शन अथॉरिटी कौन हो गया? हमारा इलेक्शन कमीशन। ठीक है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द स्टेट जो होगा। इलेक्टोरल रोल का मीनिंग क्या हो गया? मीन्स द रोल्स एज मे बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इलेक्टोरल रोल हो गया कि वोटर, जो हम वोट देने वाले जो हैं, तो उसके लिए क्या रूल्स फिक्स किए जाएंगे कि जैसे 18 ईयर के प्लस जो हैं वो वोट दे सकते हैं, वो इलेक्टोरल रोल के अंदर आएंगे। तो यही मीनिंग होगा इलेक्टोरल रोल का कि जो अकॉर्डिंग टू मेंशन जो होगी क्राइटेरिया जो होगा वोटर की इतनी एज पे वोटर जो हैं ये हो सकते हैं। ठीक है। हल्का, हल्का मीन्स द एरिया कंप्राइजिंग ए विलेज आर सच कंट्रीज नंबर ऑफ विलेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। वही कि गवर्नमेंट जो मेंशन करेगी किसी एक विलेज हो सकता है या दो विलेज हो सकते हैं, तो वो एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हल्का, जिसके एक हल्का पे एक पंचायत होगी। ठीक है। हल्का लेवल पे पंचायत होगी। तो एक पंचायत के अंदर जितने भी एक विलेज आएगा या दो विलेज आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? हल्का बोलेंगे। वो गवर्नमेंट जो है वो डिटरमाइन करेगी। अब हल्का मजलिस, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि हल्का मजलिस क्या होते हैं। ठीक है। तो हल्का मजलिस में दोस्तों दो, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले होते हैं वार्ड मजलिस। ठीक है। तो वार्ड मजलिस जो होते हैं दोस्तों वो हो गए एक वार्ड के वो मेंबर जो वोट दे सकते हैं। वार्ड मजलिस हम बोलेंगे वो मेंबर्स, वो अडल्ट मेंबर जो वोट दे सकते हैं। वार्ड मजलिस हो गया कि वो मेंबर जो वोट दे सकते हैं उनको हम बोलेंगे वार्ड मजलिस। ठीक है। जो इंक्लूडेड है इलेक्टोरल रोल में उनको हम बोलेंगे वार्ड मजलिस। फिर वार्ड मजलिस जो है दोस्तों वो 3 मंथ में एक मीटिंग उनकी होनी ही चाहिए वार्ड मजलिस की। और वार्ड पे आपको पता है वार्ड वाइज क्या होता है? वार्ड वाइज पेंच होता है। ठीक है। तो पेंच जो है वो 3 मंथ में एक मीटिंग जो है वो वार्ड मजलिस की कराएगा। वार्ड मजलिस कौन हो? याद रखना, वार्ड मजलिस हो गए एक वार्ड के वो मेंबर्स जो वोट दे सकते हैं। ठीक है। वो वार्ड मजलिस होंगे और 3 महीने में ये वार्ड मजलिस जो है वो एक मीटिंग करेंगे। अब ये मीटिंग करके करेंगे क्या? ये मीटिंग करके बताएंगे कि हमारी वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, हमारी वार्ड में सैनिटेशन की क्या प्रॉब्लम है, सैनिटेशन हो रही कि नहीं हो रही, फसल ठीक हो रही कि इस बार नुकसान हुआ कि कितना हुआ, पानी की ज़रूरत है, या जितनी भी प्रॉब्लम जो है वो वार्ड मजलिस इकट्ठे होकर 3 महीने में एक बार मीटिंग जो है वो उनको करनी ही करनी है। और वो कराएगा कौन? पेंच कराएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हल्का मजलिस। तो हल्का मजलिस का मीनिंग है कि वो लोग हल्का लेवल पे, हल्का पंचायत में वो लोग जो वोट दे सकते हैं, पूरी हल्का पंचायत के वो लोग जो वोट दे सकते हैं उनको हम बोलेंगे हल्का मजलिस। तो हल्का मजलिस जो है, हल्का मजलिस भी दोस्तों इनकी, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि हल्का मजलिस जो है उनकी मीटिंग कौन करवाता है, तो हल्का मजलिस की जो मीटिंग है वो सरपंच कराता है। ठीक है। हल्का मजलिस की जो मीटिंग है वो कौन कराएगा? सरपंच कराएगा। हल्का मजलिस की जो मीटिंग है वो सरपंच कराएगा। ठीक है। हल्का पंचायत, उसके बाद है हल्का पंचायत। हल्का पंचायत मीन से हल्का पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट। तो हल्का पंचायत जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन जो है वो 4 के अकॉर्डिंग जो है वो हल्का पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो दोस्तों इसकी जो हल्का पंचायत है, इसकी जो मैंने आपको बताया जैसे कि इसकी जो मीटिंग है वो सरपंच कराएगा। ठीक है। देयर शैल बी एटलीस्ट 2 मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत एवरी ईयर, वंस इन फर्स्ट एंड अदर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो
मीटिंग है जो सरपंच कराएगा हल्का पंचायत की, वो कम से कम 2 मीटिंग जो है वो होनी ही चाहिए। कम से कम 2 मीटिंग जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर की कम से कम 2 मीटिंग जो है वो सरपंच कराएगा ही कराएगा हल्का पंचायत में। वो कब होंगी? एक मीटिंग जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में करवा ले और एक मीटिंग जो है वो सेकंड क्वार्टर में करवा ले, लास्ट क्वार्टर में करवा ले। जैसे एक ईयर के 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो वो 2 मीटिंग कम से कम पूरे फाइनेंशियल ईयर की 2 मीटिंग करवाए सरपंच हल्का पंचायत में। एक मीटिंग जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में करवा ले और एक मीटिंग जो है वो सेकंड क्वार्टर में करवा ले। यानी ये कंपलसरी है कि सरपंच को हल्का पंचायत लेवल पे 2 मीटिंग जो है वो फाइनेंशियल ईयर में करानी ही करानी है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक जो है वो एक मेंबर और होता है इसमें, जिसको मैं आपको बता दूं कि एक विलेज लेवल वर्कर भी होता है, जैसे BLW। इसकी दोस्तों JKSS भी कितनी बार पोस्टें जो है वो एडवर्टाइज भी करती रहती है। इसको बोलते हैं विलेज लेवल वर्कर, जिसको BLW शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका क्या काम होता है दोस्तों? हु इज आल्सो द सेक्रेटरी पंचायत शैल रिकॉर्ड द टाइम ऑफ मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत। ये दोस्तों पंचायत हल्का पंचायत का सेक्रेटरी रहता है। ठीक है। इसकी वोटिंग नहीं, इसकी इलेक्शन नहीं होती। इसकी जो पोस्ट है ये एडवर्टाइज होती है गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी जो है एग्जामिनेशन होता है। ठीक है इसका। तो ये BLW की पोस्ट जो होती हैं ये, इसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत। हल्का पंचायत का ये सेक्रेटरी होता है। इसका काम क्या क्या होता है कि हल्का पंचायत की जो मीटिंग हो रही है, मजलिस की जो मीटिंग हो रही है, उनको रिकॉर्ड करना। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल ऑफिस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है आगे गवर्नमेंट को। ठीक है। इसने रिकॉर्ड करना होता है कि कितनी मीटिंग हो रही है, कब मीटिंग हो रही है। तो इसको दोस्तों हम ग्राम सेवक भी बोलते हैं अपनी भाषा में। ठीक है। तो इसको बोलते हैं विलेज लेवल वर्कर, जो सेक्रेटरी होता है हल्का पंचायत का। ये सब पॉइंट मैंने आपको बता दिए। इसको हम बोलेंगे क्या? BLW। उसके बाद दोस्तों हल्का पंचायत, ये मैंने आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा, अंडर सेक्शन 4 ऑफ इसी एक्ट में लिखा गया है कि हल्का पंचायत कैसे बनाएंगे, वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद आता है नैब सरपंच। नैब सरपंच मीन्स द नैब सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत। अब दोस्तों जैसे सपोज करिए मैं आपको बताता हूँ कि नैब सरपंच की इलेक्शन कैसे होती है। सरपंच की और सरपंच की इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट हो जाती है, लेकिन नैब सरपंच की इलेक्शन जो है वो पंच और सरपंच सारे इकट्ठे बैठ के फिर वो अपने मेंबर से ही किसी एक मेंबर को जो है वो नैब सरपंच बना देते हैं। ठीक है। ये लोग इनको वोट नहीं देते, नैब सरपंच लोग नहीं बनाते, ये सारे पंच और सरपंच, एक पंच और सारे पंच जो होंगे उस हल्का पंचायत के, वो बैठ करके अब एक नैब सरपंच जो है वो घोषित करेंगे। ठीक है। अपने आप में वोटिंग करके नैब सरपंच बना लेंगे। अब नैब सरपंच का काम क्या होगा? नैब सरपंच का दोस्तों काम होता है कि जब सरपंच जो है वो कभी कोई बीमार है या कहीं मीटिंग में नहीं उपस्थित हो रहा है या कोई प्रॉब्लम उसको है कि वो मीटिंग में नहीं आ सकता, तो उसकी जगह पे जो है वो नैब सरपंच काम करेगा। ठीक है। तो नैब सरपंच कैसे इलेक्ट करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया, और नैब सरपंच के काम क्या हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। नैब सरपंच हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, जैसे हम पंच और सरपंच डायरेक्टली बाय वोटिंग इलेक्ट करते हैं। नैब सरपंच ऐसे नहीं करते। नैब सरपंच जो है वो पंच सारे मिल करके और सरपंच बैठ के जो फर्स्ट मीटिंग इनकी, जब ये पंचायत हमारी बनती है तो जो फर्स्ट मीटिंग ये अपनी हल्का पंचायत में करते हैं, तो उसमें ये अपना एक नैब सरपंच जो है वो चुन लेते हैं बाय वोटिंग। ये वोटिंग कौन सी होती है? पंच वोटिंग करते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों है पंचायत एडवाइजरी कमेटी। तो पंचायत एडवाइजरी कमेटी कौन होगी? मीन्स द पंचायत एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 8A। सेक्शन 8A के अंडर जो है वो पंचायत एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। पंचायती अदालत। पंचायती अदालत का क्या मीनिंग है? मीन्स है पंचायती अदालत कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 47 ऑफ दिस एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल्स एंड सूट। तो कोई अगर पंचायत में कोई केस होता है या कोई क्रिमिनल केस होता है या कोई इलीगल केस होता है, तो उसको जो है एक पंचायती अदालत बनाई जाएगी, वो सेक्शन 47 के अंडर बनाई जाएगी। उस वहाँ पे ये केसेस वगैरह जो है वो सॉल्व करे जाते हैं। तो प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। तो प्रिस्क्राइब का मीनिंग होगा कि जो रूल्स ने प्रिस्क्राइब करा है। प्रिस्क्राइब अथॉरिटी मीन्स अथॉरिटी एज में बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। रूल्स का मीनिंग आपको पता है सरपंच। अब सरपंच कौन होता है? तो सरपंच मीन्स द सरपंच ऑफ द हल्का पंचायत। हल्का पंचायत में एक ही सरपंच होगा, पंच जो है वो बड़े सारे होते हैं। तो सरपंच जो है वो हल्का पंचायत का एक होगा। ठीक है।
शेड्यूल मीन्स शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट। शेड्यूल का मीनिंग होता है कि ये कितनी देर के लिए कब शुरू हुआ था, ठीक है। सूट मीन्स है सिविल सूट। वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मीन्स वाइस चेयरमैन ऑफ वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का वाइस चेयरमैन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का वाइस चेयरमैन हो सकता है। विलेज, विलेज मीन्स होता है ए पार्ट और पार्सल ऑफ द लैंड हैविंग ए सेपरेट नेम, एक ऐसी जगह जिसको अपना अलग नाम दिया गया है और वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी उसका नाम रजिस्टर होना चाहिए, उसको हम विलेज बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आपका कोई गांव है तो वो विलेज जो है वो एक सेपरेट एरिया होना चाहिए, उसका एक सेपरेट नाम होना चाहिए और वो नाम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी लिस्टेड होना चाहिए, तो उसको हम एक विलेज बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं जो हमने आगे एक्ट में यूज़ होनी है, उन सभी टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस आपके साथ कर लिया है। तो ये था चैप्टर 1। आपको याद रखना है कि चैप्टर 1 किसको क्या डील करता है। चैप्टर 1 जो है वो प्रीलिमिनरी है, जो टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है कि जो जो टर्मिनोलॉजी हम इस एक्ट में पढ़ेंगे, पंचायती राज एक्ट में पढ़ेंगे, उन टर्मिनोलॉजी को जो है वो डिफाइन करता है। तो दोस्तों मैंने बड़े सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर करे हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट मेरे वीडियो ख़त्म करने के बाद रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक डाउट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट दोस्तों अब हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं। तो चैप्टर 2 भी आपको याद रखना है कि चैप्टर 2 किसके बारे में डिस्कस करता है। चैप्टर 2 जो है वो हल्का पंचायत के बारे में डिस्कस करता है। अब हम पढ़ेंगे हल्का पंचायत। तो हल्का पंचायत आपको याद रखना है, हल्का पंचायत विलेज लेवल पे होती है। तो हम अब हल्का पंचायत के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत, इसके क्या क्या काम हैं और ये कैसे बनाई जाती है, ठीक है। देयर शैल बी ए हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक्ट बोलता है कि यहाँ पे एक हल्का पंचायत जो है वो एक विलेज के लिए होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्ट कहता है कि देयर शैल बी ए हल्का पंचायत फॉर एवरी हल्का, हर एक हल्का के लिए एक हल्का पंचायत होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एवरी हल्का पंचायत शैल बी वेयर द नेम ऑफ प्लेस वेयर इट इज़ हेडक्वार्टर। वही मैंने आपको बताया कि जो विलेज का नाम होगा, तो जहाँ पे हल्का पंचायत का जो नाम होगा, जैसे सपोज करिए आपके विलेज का कोई नाम है, तो जहाँ पे आपका पंचायत घर बनाया जाएगा, जहाँ पे पंचायत की जो बिल्डिंग होती है, सरकारी बिल्डिंग जो पंचायत की होती है, तो उस विलेज का जो हेडक्वार्टर, जहाँ पे उसके हेडक्वार्टर यानी पंचायत का यहाँ पे पंचायत का जहाँ पे बिल्डिंग होगी, वहाँ जो है उसके जो हेड क्वार्टर होंगे वही पंचायत का नाम होगा, ठीक है ना। तो जैसे कोई भी सपोज करिए विलेज का आपका नाम है, तो जहाँ पे पंचायत आपकी बिल्डिंग पंचायत की है, तो वहाँ का जो नाम होगा विलेज का, वही उस पंचायत का नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी हल्का पंचायत शैल हैव हल्का मजलिस कंप्राइजिंग ऑफ ऑल पर्सन्स हुज नेम्स आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर सच हल्का पंचायत। तो हल्का मजलिस मैंने आपको पहले ही समझा दिए कि हल्का मजलिस कौन होते हैं। हल्का मजलिस वो लोग होते हैं कि उस हल्का में जो लोग वोट देने के लिए मतलब एलिजिबल हैं, जो वोटर हैं, यानी 18+ जो हैं, वो सारे उस हल्का पंचायत के मजलिस होंगे। तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए हल्का मजलिस क्या है। तो हल्का मजलिस क्या है, वो लोग जो उस पंचायत में वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, उनको हम हल्का मजलिस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सरपंच शैल कन्वीन एटलीस्ट 2 मीटिंग ऑफ हल्का मजलिस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। ये भी मैंने पॉइंट आपको पहले ब्रीफ में बता दिया। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि सरपंच जो है वो कम से कम 2 मीटिंग जो है वो अपनी मजलिस के साथ, हल्का मजलिस के साथ एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 2 मीटिंग जो है वो करेगा ही करेगा। एक मीटिंग जो है वो चाहे पहले क्वार्टर में कर ले और एक मीटिंग जो है वो लास्ट क्वार्टर में कर ले, लेकिन ये जो 2 मीटिंग है ये सरपंच के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कंपलसरी है, यानी बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, ये करनी ही करनी है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए कि जो हल्का मजलिस की मीटिंग कौन कन्वीन कराता है, तो हल्का मजलिस की मीटिंग जो है वो सरपंच कन्वीन कराता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी हल्का पंचायत शैल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बेंचेस नॉट लेस देन 7 एंड नॉट मोर देन 11 इंक्लूडिंग द सरपंच एज प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स इन दिस बिहाफ। ये पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक हल्का पंचायत में कम से कम 7 से कम नहीं होने चाहिए, यानी पंच और एक सरपंच होता है आपको पता है, बाकी पंच होते हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। एक हल्का पंचायत में
कम से कम 7 से कम नहीं होने चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई विलेज में 6 पंचेस हैं और एक सरपंच है तो काम चल जाएगा, ठीक है, 7 स्ट्रेंथ हो गई ना, काम चल जाएगा। लेकिन अगर 5 पंच हैं तो एक सरपंच है तो 6 हुए, 7 से लेस देन हो गए, तो इसका मतलब काम नहीं चलेगा, ठीक है। कम से कम 7 होने चाहिए और 11 से कम होने चाहिए। लेकिन अगर एक और यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि अगर सपोज करिए किसी विलेज में कोई सरपंच की सीट जो है वो फिक्स है, यानी वो रिज़र्व है, किसी लेडी के लिए रिज़र्व है, किसी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिज़र्व है या शेड्यूल कास्ट के किसी के लिए भी जो रिज़र्व है अगर सीट सरपंच की, तो जिस केस में एक सीट रिज़र्व होगी उस केस में जो है वो 12 मेंबर भी हो सकते हैं। यानी एक मेंबर जो सीट रिज़र्व है उस केस में मेंबर एक बढ़ भी सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि कम से कम 7 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए हल्का पंचायत में और 11 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए हल्का पंचायत में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। प्रोवाइडेड दैट पंच सीट शैल बी रिजर्व फॉर, उसमें से पंच सीट जो है वो रिजर्व हो सकती हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लिए हो सकती हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए हो सकती हैं, लेडीज़ के लिए हो सकती हैं, ठीक है ना। द सरपंच शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द इलेक्टोरेट ऑफ हल्का पंचायत इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। जो सरपंच है वो तो डायरेक्टली हम वोट दे के ही इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। द पेंचेस वो भी वोट दे के ही इलेक्ट करते हैं हम। द पेंचेस शैल बी इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी डेलिमिटेड, तो पेंचेस जो हैं वो उसको हम वार्ड में कन्वर्ट कर देते, एक हल्का पंचायत को हमने वार्ड में डिवाइड किया होता है, ठीक है ना। तो हर एक वार्ड का एक पेंच होता है, ठीक है। तो पेंचेस भी हम बाय वोटिंग ही इलेक्ट करते हैं और जो सरपंच होता है वो पूरे हल्का पंचायत का एक सरपंच होता है, ठीक है। एक हल्का पंचायत को हमने नंबर ऑफ वार्ड्स में कन्वर्ट किया होता है और फिर हर एक वार्ड का जो है वो एक एक पेंच होता है। नेक्स्ट 8 पॉइंट है द विलेज लेवल वर्कर आर मल्टीपर्पज़ वर्क, वही मैंने बोला BLW, ठीक है, BLW विलेज लेवल वर्कर आर मल्टीपर्पज़ वर्कर, जिसको हम ग्राम सेवक भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राम सेवक। शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत, ये हल्का पंचायत का कौन होगा, सेक्रेटरी होगा, जिसको हम ग्राम सेवक बोलेंगे या BLW बोलेंगे। लेकिन अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि इसकी पोस्ट कौन बनाएगा, तो ये कोई वोटिंग से नहीं लगता है, ये एडवर्टाइज होती हैं पोस्टें, ये JKSSB द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वहाँ से इसकी जो है वो ये गवर्नमेंट मुलायम होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का बंदा होता है ये। तो इसको हम बोलते हैं विलेज लेवल वर्कर या मल्टीपर्पज़ वर्कर या ग्राम सेविका, शैल बी द सेक्रेटरी ऑफ द हल्का पंचायत। अब दोस्तों अब ये सारे पॉइंट जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हल्का पंचायत के बारे में। अब ये जो हल्का पंचायत बनती है हमारी, ये कितने समय के लिए बनती है ये भी तो पता होना चाहिए ना। द सरपंच, द नायब सरपंच एंड एवरी पंच ऑफ द हल्का पंचायत शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्राम द डेट, तो जिस डेट से ये इलेक्ट हुए होंगे, जिस डेट से ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आगे होंगे कि अब ये हल्का पंचायत है इससे विलेज की, ठीक है, इस हल्का की ये हल्का पंचायत है, तो इनका जो टाइम टेन्योर रहता है वो 5 साल का रहता है। तो कितना रहेगा, 5 years का, ये आपको याद रखना है कि इनका जो टाइम है वो 5 years का रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों क्या है कि किसी पंच या सरपंच होने के लिए डिसक्वालिफिकेशन क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें जो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है कि पंच और सरपंच बनने के लिए, ठीक है। ए पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत इफ़ ही इज़ नॉट ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, अगर वो उस स्टेट का रहने वाला नहीं है तो वो हल्का पंचायत में नहीं आ सकता, ठीक है ना, वो पंच और सरपंच नहीं बन सकता। इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट, अगर वो कोई सरकारी मुलाजम है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल, अगर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो भी पंचायत में सरपंच और पंच नहीं बन सकता। ही इज़ ऑफ अंडर 25 years ऑफ है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आपने अपने दिमाग में बिठाने हैं, ये एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। 25 से उसकी एज कम नहीं होनी चाहिए। ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कंटेम्प्ट, तो अगर कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया कि ये अपनी चलाता है बंदा, यहाँ किसी की सुनता ही नहीं है, तो कोई क्रिमिनल केस सपोज करिए, कोई क्रिमिनल केस उस पर है, तो वो भी जो है वो पंच सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हैज़ बीन अजज्ड इंसॉल्वेंट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर कोई केस है। ही इज़ सैलरीड सर्वेंट ऑफ द हल्का पंचायत, अगर वो कोई हल्का पंचायत का कोई गवर्नमेंट सर्विस है, जैसे मैंने आपको बताया ग्राम सेवक जो होता है BLW, ठीक है ना, विलेज लेवल वर्कर, वो भी हल्का पंचायत का मेंबर होता है, लेकिन वो सर्वेंट
गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, ठीक है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड पर्सन होता है, तो वो भी जो है वो पंच और सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कोई लंबरदार हो या विलेज चौकीदार हो, ठीक है ना, किसी विलेज का चौकीदार लंबरदार, वो भी जो है वो हल्का पंचायत की इलेक्शन नहीं लड़ सकते। हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, अगर किसी गवर्नमेंट की सर्विस से निकाला गया हो, ए लोकल बॉडी आ रहे या किसी हल्का पंचायत से निकाला गया हो या गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया हो, वो भी जो है हल्का पंचायत की इलेक्शन नहीं लड़ सकता। नो पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड टू बी चूजन एज ए मेंबर ऑफ हल्का पंचायत अनलेस हिज नेम इज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ सच हल्का पंचायत। तो सपोज अगर उस हल्का पंचायत का जो मेंबर है जो वहाँ की पंच और सरपंच की इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसका जो है नाम भी उस इलेक्टोरल रोल में लिस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना, यानी उस विलेज में उसका वोटर आईडी भी होनी चाहिए, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम जो है उस विलेज में लिस्टेड होना चाहिए, तभी वो उस विलेज का पंच या सरपंच की इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये मैंने सारे पॉइंट जो आपको बता दिए कि क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन हो सकती हैं पंचायत हल्का के मेंबर्स की, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नायब सरपंच ऑफ ए हल्का पंचायत, यानी सरपंच हो गया, पंच हो गया या नायब सरपंच हो गया, नायब सरपंच और सरपंच की, ठीक है, नायब सरपंच और सरपंच की हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, उनको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी जरूरी है। इस सरपंच आर ए नायब सरपंच शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस फोर्थ इफ ए रेजोल्यूशन एक्सप्रेसिंग वांट of confidence in him is passed by a majority of not less than 2/3 of the total number of benches of halka panchayat at a meeting specifically convened for the purpose in the prescribed manner on the following ground। देखिए ध्यान से, पहले तो उसके ऊपर क्या क्या मतलब क्या क्या वो कहेंगे, पहले तो वो ये कह सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए कि उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर वो कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा, ठीक है, जो सरपंच है या नायब सरपंच है, अगर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, यानी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो नहीं परफॉर्म कर रहा, एनी डिसक्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6, तो जो हमने क्वालिफिकेशन रखी हैं सरपंच होने के लिए, अगर वो उनको क्वालिफाई नहीं कर रहा, या फेलियर टू अटेंड 6 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग ऑफ द हल्का पंचायत, या हल्का पंचायत की जो 6 लगातार उसने मीटिंग अटेंड करनी थी जहाँ वो नहीं कर रहा, तो वो नहीं कर पाया, ठीक है, तो ये 3 जो वजहें हो सकती हैं उसको रिमूव करने की। तो ये तो हो गई कि 3 वजहें हो सकती हैं उसको रिमूव करने की, लेकिन अब तरीका क्या है, वो रिमूव होगा कैसे। तो दोस्तों उस हल्का पंचायत के कितने नंबर ऑफ बेंचेस हैं उसमें से 2/3 स्ट्रेंथ जो है वो होनी चाहिए। सपोज करिए मैं 2/3 स्ट्रेंथ का आपको समझा देता हूँ कि कम से कम 100 में से 66% जो हैं वो वोट जो हैं वो उसको रिमूव करने के पक्ष में होने चाहिए, अबाउट 66, ठीक है, अबाउट 66% अगर वोट होते हैं उसको रिमूव करने के पक्ष में, तो फिर जो है वो सरपंच या नायब सरपंच जो है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जब सरपंच रिमूव हो गया, ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि 2/3 टोटल नंबर ऑफ बेंचेस का वोट होना चाहिए उसके खिलाफ, ठीक है, 2/3 मैंने आपको बता दिया, 100 में से अबाउट 66% जो है वो वोट उसके खिलाफ होने चाहिए, तो फिर जो है वो सरपंच या नायब सरपंच जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब जब रिमूव हो गया तो फिर उसका कोई काम भी तो करेगा ना, सरपंच नायब सरपंच कोई जब रिमूव हो गया हल्का पंचायत से, तो उसकी अब पोस्ट कौन भरेगा, अब पोस्ट उसकी कैसे भरी जाएगी वो भी आपको समझाते हैं। वेन एवर ए वैकेंसी अकर्स बाय द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ पंच और सरपंच द वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय इलेक्शन और नॉमिनेशन एज द केस में बी। तो जब कोई पंच या सरपंच जो है वो अपनी वैकेंसी से जहाँ तो रेजिग्नेशन ले लेता है या उसका रिमूवल कर दिया जाता है, तो ऐसे केसेस में या तो इलेक्शन कराई जाएगी या तो जो है वो नॉमिनेशन जो वहाँ का बोर्ड होगा वो नॉमिनेट करेगा किसी पर्सन को, ठीक है। नो वैकेंसी इन द हल्का पंचायत शैल रेंडर इट्स प्रोसीडिंग इलीगल सो लॉन्ग एज द नंबर ऑफ बेंचेस इज नॉट रिड्यूस्ड बिलो 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द हल्का पंचायत। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको, ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट में से कोई भी पॉइंट जो है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कह रहा है कि जब कोई मेंबर जो है पंच या सरपंच जो है अगर वो हल्का पंचायत से रिमूव हो जाता है तो फिर कब उसकी वैकेंसी भरी जाएगी। पहले तो कंडीशन है कि अगर 50% से मेंबर ज़्यादा ही हैं, ठीक है, 100 में से 50% मेंबर से अभी भी ज़्यादा हैं तो उसकी वैकेंसी जो है वो नहीं भरी जाएगी। लेकिन अगर 50% से मेंबर कम हो गए
अगर 50% से उस पंचायत के मेंबर कम हो गए तो फिर पंचायत हल्का जो है वो काम नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो फिर उस केस में जब 50% से कम मेंबर हो जाएंगे, उस केस में जो है वो सरपंच की सीट होगी, चाहे वो पंच की होगी, वो भर दी जाएगी। आइदर वो नॉमिनेशन जो बोर्ड होगा वहाँ का वो नॉमिनेट कर देगा किसी पर्सन को, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कोई अपना एडमिनिस्ट्रेटर भेजेगा वहाँ पे काम करवाने के लिए, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर भी दोस्तों 6 मंथ के लिए ही काम कर सकता है। 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो वहाँ पे या तो इलेक्शन करवानी पड़ेगी या जो है वो नॉमिनेट कर दिया जाएगा किसी बंदे को। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बोर्ड की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजा जाएगा, ठीक है, जो वहाँ पे काम करेगा। और जहाँ तो कोई मेंबर को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। और ये भी याद रखना, ये नॉमिनेशन मेंबर जो है वो 6 मंथ के लिए ही वहाँ पे काम कर सकता है। नेक्स्ट आगे है 9th पॉइंट, पंचायत एडवाइजरी कमेटी। देयर शैल बी पंचायत एडवाइजरी कमेटी कंप्राइजिंग सच मेंबर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सुपर सेशन ऑफ हल्का पंचायत। अब सुपर सेशन ऑफ हल्का पंचायत, इस वर्ड का क्या मीनिंग है कि जब दोस्तों जैसे सपोज करिए कि अगर गवर्नमेंट को लगता है, बोर्ड को लगता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो, जहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो अपनी हल्का पंचायत पे नज़र रखे या ये कोशिश करे, पता करे कि क्या ये जो हल्का पंचायत है वो अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हल्का पंचायत बोर्ड को ये लग जाए कि हाँ भाई ये हल्का पंचायत जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो ऐसे केसेस में if in the opinion of government of halka panchayat is incompetent to perform or persistently makes default in the performance of duties imposed on it by or under this act, the government may by notification supersede such हल्का पंचायत। क्या मीनिंग हुआ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ ए हल्का पंचायत, उस हल्का पंचायत के जो गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, अगर उनको लगे कि ये जो हल्का पंचायत है ये ना तो अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभा रही हैं और ना ही जो इनको काम सौंपे गए हैं वो अच्छे से ये काम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जो वहाँ हल्का पंचायत की जो गवर्नमेंट होगी वो जो है इस हल्का पंचायत को सुपरसीड कर जाएगी। सुपरसीड करने का मीनिंग है दोस्तों कि वहाँ से उनकी जो पावर्स हैं वो अपने हाथों में लेके खुद जो है वहाँ पे काम करवाएगी, चाहे वहाँ पे किसी एडमिनिस्ट्रेटर को भेज के जो है वो खुद काम करवाएगी। उस हल्का पंचायत की पावरें जो हैं वो ले ली जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ सुपर सेशन शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ ड्यूरिंग विच द इलेक्शन शैल बी हेल्ड। वही मैंने आपको समझाया कि जब उस हल्का पंचायत की पंचायत जो है वो सुपरसीड कर दी गई, यानी उनकी सारी पावर जो है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी गई, तो ऐसे केसेस में ये जो सुपर सेशन है हल्का पंचायत का वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करानी पड़ेंगी। When an order under subsection 1 is passed, the government may by order it in writing make arrangement for carrying out the work of हल्का पंचायत for such period as it may specify but not exceeding 6 months, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब सुपर सेशन हो जाएगी हल्का पंचायत की, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे होगा वो काम चलाएगा उस हल्का पंचायत का, और फिर ये रिटर्न में सारे काम जो है उसको दिए जाएंगे। पर ये जो काम चलाएगा हल्का पंचायत का सुपर सेशन करके एडमिनिस्ट्रेटर, ये ज़्यादा देर नहीं चला सकता, 6 मंथ से ज़्यादा देर नहीं चला सकता। 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो उस हल्का पंचायत में इलेक्शन करानी होंगी। नेक्स्ट जो 4th पॉइंट है, इफ़ ए हल्का पंचायत है सुपरसीडेड, अगर कोई हल्का पंचायत सुपरसीड हो जाती है तो द सरपंच एंड द पंच ऑफ द हल्का पंचायत शैल फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन वैकेट देयर ऑफिस। उनको जिस डेट से गवर्नमेंट जो है हल्का पंचायत की ये नोटिफिकेशन निकाल देगी कि अब भाई आप अपनी ड्यूटी में असफल रहे हो, आपने ड्यूटी अपनी अच्छे से नहीं करी है, तो आप जो है वो उस डेट से सरपंच और पंचिस को अपने ऑफिस जो है वो खाली करने होंगे, यानी अपनी सीटें छोड़नी होंगी, ठीक है। द फंड्स एंड अदर प्रॉपर्टी वेस्टेड इन द हल्का पंचायत शैल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुपर सेशन वेस्ट इन द पर्सन बॉडी इंटरेस्टेड विद द फंक्शन अंडर सब सेक्शन 3। तो जो दोस्तों अब ये सुपर सेशन का पीरियड जो रहेगा, जब हल्का पंचायत वहाँ पे नहीं रही, उनकी पावरें सुपरसीड कर ली गई, तो फिर अब इस हल्का पंचायत में काम कौन करेगा? तो गवर्नमेंट जो है, या तो कोई बंदा, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है
काम कराने का, ठीक है, हल्का पंचायत का काम करवाने का कोई बंदा गवर्नमेंट को लगता है कि ये इंटरेस्टेड है, तो यहाँ तो गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट कर देगी, या जो है वो गवर्नमेंट जो है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ पे भेज के हल्का पंचायत का काम करवाएगी, ठीक है। ये सब आपको समझा दिया मैंने। नेक्स्ट है रीमनरेशन टू सरपंच एंड पंचेस। एवरी सरपंच शैल बी एंटाइटल्ड टू सच मंथली, यानी अब सरपंच और पंच जब बन जाते हैं तो उनको मिलेगा क्या, ठीक है ना। तो एवरी सरपंच और पंच को जो है वो कुछ पे लेवल मिलेगा जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया होगा। ईच पंच शैल बी एंटाइटल्ड टू सच सिटिंग फी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। वही मैंने आपको बता दिया कि उनको वही जो कुछ गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई होगी उनकी पे वो उनको मिलेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इस चैप्टर 2 का है कि रेजिग्नेशन, कि सरपंच और पंच जो है वो अपनी रेजिग्नेशन कैसे कर सकते हैं, या अपनी हल्का पंचायत के जब वो पंच या सरपंच बन गए हैं तो वो रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो ए सरपंच पंच नैब सरपंच हो गया चाहे हल्का पंचायत का, मे बी बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू such authority as may be prescribed resign his office and his office shall thereupon become vacant। तो कोई भी सरपंच हो, पंच हो, नायब सरपंच हो, वो हल्का पंचायत का, वो एक राइटिंग में डॉक्यूमेंट जो है वो अपने ऑफिस में देगा, अपनी अथॉरिटी को देगा, यानी जो बोर्ड को देगा कि अब वो जो है वो अब ये काम नहीं करेगा, या सरपंच या पंच नहीं रहेगा, रिज़ाइन करेगा, और फिर जो है वो उसकी सीट वहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में भी, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया सुपर सीड वाला केस, तो ऐसे केसेस में भी वहाँ पे हल्का पंचायत में ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा, हल्का पंचायत में काम चलेंगे, जो ब्लॉक होगा वो किसी और बंदे को वहाँ पे नॉमिनेट कर देगा। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं अगला चैप्टर 3 भी आपको पढ़ा दूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। देख लेते हैं पहले चैप्टर 3 है कितना। चैप्टर दोस्तों छोटा है, इसको हम कर लेते हैं, फिर चैप्टर 4 जो है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आपको बोरिंग ना हो जाए, ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए हम चैप्टर 4 बाद में करेंगे। चैप्टर 3 जो है वो अभी हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको हर एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में समझाया है, हर एक पॉइंट को मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो आपको वीडियो को ध्यान से समझना है, आपके सारे डाउट जो हैं वो इससे के क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट पे, वो सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो अटैम्प्ट एग्ज़ाम में हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे वाले 2-3 वीडियो में इस जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट को ख़त्म कराएंगे, और फिर आपके उसके बाद हम अमेंडमेंट, कितनी अमेंडमेंट इसमें हुई हैं अप टू दिसंबर 2020, वो सारी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम पढ़ लेते हैं पावर्स और फंक्शन। इन हल्का पंचायत के जो पंच और सरपंच और नायब सरपंच हैं, इनकी क्या क्या पावर्स हैं इनके पास, और इनके काम क्या हैं। Subject to the duty of this act, it shall be the duty of each halka panchayat to make provision for the following subject to availability of funds at its disposal. To prepare plans for the development of halka, उस हल्का पंचायत में क्या क्या डेवलपमेंट करानी है, उनके प्लान जो हैं इन मेंबर्स को बनाने होते हैं। टू अंडरटेक मेजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, और जो भी गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको अपनी हल्का पंचायत में इम्प्लीमेंट कराना है। टू स्पेसिफिकली डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल एरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री, सैनिटेशन, हेल्थ एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये सब जो प्रोग्राम्स हैं ये जो हैं ये पंच सरपंच और नायब सरपंच अपनी हल्का पंचायत में लोगों तक जो है वो ये ऐसी स्कीमें पहुंचाएंगे। रेगुलेशंस ऑफ बिल्डिंग्स, शॉप एंड entertainment house and checking of offences or dangerous trades, constructions and maintenance of slaughterhouses, regulation of sale and preservation of meat and processing of skins and hides, regulation of sale and preservation of fish, vegetables and other perishable articles and foods, regulation of fairs, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं वो पंच सरपंच और नायब सरपंच अपनी हल्का पंचायत में देखते हैं। प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल डेवलपमेंट प्लान्स फॉर एलिवेटिंग पॉवर्टी, गरीबी हटाने के लिए क्या क्या प्लान्स हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, वो सारी इनको जो है वो अपनी हल्का पंचायत में लागू करानी होती हैं। और जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं रूरल लोगों की वेलफेयर के लिए, वो सारी स्कीमें जो हैं इनको आम लोगों तक जो है वो पहुंचानी होती हैं,
ठीक है। थ्रू बिसाइड्स प्रोग्राम लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम हो गया, एंड हाउसिंग फॉर शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये सारे प्रोग्राम जो हैं इनको आम लोगों तक जो है वो पहुंचाने होते हैं। The Halka Panchayat shall be involved in the implementation of scheme of universalization of elementary education and other educational programs। तो एजुकेशन के रिलेटेड भी जितने भी प्रोग्राम होंगे ये सारे जो है वो हल्का पंचायत को अपनी हल्का पंचायत में इम्प्लीमेंट कराने होते हैं। यानी सपोज करिए कि किसी हल्का पंचायत में स्कूल की ज़रूरत है, या प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, तो उसको हाई सेकेंडरी करना है या हाई स्कूल बनाना है, तो वो भी ये हल्का पंचायत जो है वो आगे अपनी बात जो है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तक पहुंचाएगी, यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो बात पहुंचाएगी। ये सारे काम जो है वो किसके होते हैं? पंचायत के होते हैं। The Halka Panchayat shall also perform such other functions and duties as may be assigned to it are interested by the government, the district planning and development board and the block development council with the area of which Halka Panchayat constituted। तो अगर कोई गवर्नमेंट जैसे कोई नई स्कीम चलाती है या कोई नया गवर्नमेंट कोई काम देती है हल्का पंचायत को करने के लिए, तो वो भी हल्का पंचायत को जो है वो करना होता है। और कोई भी नई स्कीम या कोई भी नई रूल जो है वो हल्का पंचायत गवर्नमेंट जो है वो बनाती है रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारे जो काम जो है वो हल्का पंचायत को करने होते हैं। आम लोगों तक जो है गवर्नमेंट की स्कीमों को पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये सब फंक्शन जो है वो हल्का पंचायत के हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी मेहनत लगती है, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है, जिसके साथ हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट बनाते रहें, उसके लिए हम मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। हम मिलेंगे इसके साथ नेक्स्ट हम वीडियो में। आप चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 के आगे इसके जो चैप्टर हैं सारे हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जितनी अमेंडमेंट हुई हैं वो भी मैं आपको सारी समझाऊंगा, और सारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पैटर्न है सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मिलेंगे हम आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।